आज का हमारा विषय है भूषण की काव्य कला। इससे पहले भूषण पर हमने भूषण का युगबोध, भूषण के काव्य की अंतर्वस्तु, इन दो शीर्षकों पर व्याख्यान प्रस्तुत किया था। आज भूषण की काव्य कला इस विषय पर कुछ चर्चा प्रस्तुत कर रही हूँ। भूषण रीतिकाल के ओजस्वी कवि हैं। रीतिकाल में वीर रस की कविता करने वाले भूषण अपने आश्रय दाता महाराज शिवाजी एवं छत्रसाल बुंदेला के प्रशंसक थे। उन्होंने रीतिकाल की परिपाटी के अनुरूप लक्षण ग्रंथ भी लिखे, क्योंकि रीतिकाल के काव्य रचना की सबसे प्रमुख विशेषता थी लक्षण ग्रंथ लिखना। तो लक्षण ग्रंथ लिखे, लेकिन वे अपनी ओजस्वी काव्य रचना के लिए ही विख्यात रहे। उनकी रचनाएं ओज से, वीर रस से परिपूर्ण है। शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। भूषण को एक राष्ट्रीय कवि के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने आश्रयदाता राजाओं की जो प्रशंसा की है, उसमें उनकी राष्ट्रीयता की भावना, उनकी देशभक्ति को ही केंद्र में रखा है। हिंदू स्वाभिमान के रक्षक तथा वीर रस के ओजस्वी कवि भूषण ने अपनी रचनाओं से हिंदू जनता में उत्साह का संचार किया है। उनकी काव्य कला का विवेचन हम कुछ प्रमुख शीर्षकों के अंतर्गत करते हैं। वे शीर्षक हैं भाषा सौंदर्य, अलंकार योजना, शब्द शक्तियां, छंद योजना, रस निरूपण, वस्तु वर्णन। इन 6 शीर्षकों के अंतर्गत भूषण के काव्य को, उनकी काव्य कला को, उनके काव्य के वैशिष्ट्य को हम देखते हैं, उस पर चर्चा मैं कर रही हूँ। पहला है भाषा सौंदर्य। इसके अंतर्गत देखते हैं कि भूषण के काव्य की सुंदरता क्या है, उनके भाषा का सौंदर्य क्या है। भूषण की अनुभूति में जितना ओज है, उतनी ही उनकी अभिव्यक्ति सशक्त है। ओजपूर्ण वाणी को ओजपूर्ण तरीके से अभिव्यक्त करना, यह भूषण के काव्य की सर्वप्रमुख विशेषता है। जो हमारे मनोभाव में चल रहा है, ठीक उसी अनुरूप हम उसको प्रकट कर दे, हमारे चेहरे का भाव हमारे मन के भाव के अनुरूप हो, यह बहुत ही बड़ी विशेषता है, जो हर कवि, हर लेखक या हर व्यक्ति में मौजूद नहीं होता है। हमारे मन में जो भाव है, उसको हम उस तरह से प्रस्तुत कर पाए, ऐसी शक्ति, ऐसी क्षमता, ऐसी योग्यता हर किसी में नहीं होती है। लेकिन भूषण ने इस क्षमता को अपने अंदर संचित किया था, और उनकी काव्य में, उनकी रचनाओं में उनका जो ओजस्वी स्वर है, वह मुखर है। भावों की अभिव्यक्ति का प्रमुख साधन है भाषा। भाषा के माध्यम से ही उन्होंने अपनी रचना को वीर रस के अनुरूप ओजपूर्ण एवं सशक्त बनाने में सफलता प्राप्त की है। उनके द्वारा प्रयुक्त भाषा का स्वरूप वैसे तो ब्रजभाषा है, जो संपूर्ण मध्यकाल के कवियों ने प्रायः प्रयुक्त की है। तो फिर भी उसमें संयुक्त वर्णों की बहुलता है, जैसे ट, ठ, ड, ढ वर्णों से युक्त होने के साथ साथ उसमें द्वित्व वर्णों की भी प्रधानता है। शिवाजी की सूरत विजय का ओजपूर्ण वर्णन भूषण ने इन पंक्तियों में किया है। इसको देखते हैं। दिल लिए दलन दबाए, करी शिव सरजा निरसंग, लूट लियो सूरति सहर बंग करी अति डंक।
दिल लिए दलन दबाए करी शिव सरजा निरसंक लूट लियो सूरती सहर बंक करी अतिडंक। यद्यपि भूषण की भाषा में तत्सम शब्द भी मिलते हैं, जैसे मकरंद, माधवी, मिगराज, रसाल, सुमन, उपेंद्र, द्विजराज सिंह आदि, फिर भी उसमें तद्भव शब्दों की भी प्रमुखता है, तद्भव शब्दों की भी बहुलता है, जैसे जुत, सुरेश, प्राण, अर्थ, सुबरन आदि। उनकी भाषा में अरबी फारसी शब्दों की भी प्रचुरता है, जैसे अरब, उजर, सुनती, अमीरन, महलन, साहिबी, पातशाह, बिहद आदि। उसमें कुछ शब्द मराठी भाषा के भी उपलब्ध होते हैं। शब्द प्रयोग के समय उनका ध्यान उसकी प्रभाव क्षमता, चित्रोपमता एवं रसानुकूलता पर अधिक रहता है। उनकी भाषा में बिंब विधायिनी शक्ति भी है, इसलिए पाठक उनकी रचनाओं को पढ़कर दृश्य का चाक्षुष एवं श्रव्य रूप अनुभव करने लगता है। तात्पर्य है कि उनकी रचनाएं बिंब विधायिनी शक्ति से ओतप्रोत है। जब उनकी रचनाओं को, उनके काव्य को पढ़ते हैं तो जैसा उन्होंने काव्य में उल्लेख किया है, ठीक वैसा चित्र सामने बनता हुआ दिखाई देता है। लगता है कि हम उसको पढ़ नहीं रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उस दृश्य को सुन रहे हैं। यही है चाक्षुष एवं श्रव्य रूप का रूप। तो यह विशेषता भूषण जैसे कवि में ही है, उनके जैसे कवि, समर्थवान कवि में ही निहित हो सकती है। दूसरा है अलंकार योजना। अलंकार शास्त्र पर तो भूषण ने ग्रंथ ही लिखा है। इस ग्रंथ का नाम है शिवराज भूषण। भूषण द्वारा रचित जो शिवराज भूषण ग्रंथ है वह अलंकार विशेषक ही है। इसमें कुल मिलाकर 105 अलंकारों का विवेचन किया गया है। यद्यपि उनका अलंकार विवेचन अनेक दोषों से युक्त है, फिर भी यह पता चलता है कि उन्होंने अलंकार का पर विशद ज्ञान अर्जित किया था। उन्होंने अपने पूर्व रचित कविता में ही इन अलंकारों का लक्षण निरूपण करने के उपरांत उदाहरणों का चयन कर लिया। भूषण को उपमा और प्रेक्षा रूपक ये विशेष प्रिय अलंकार है। मालोपमा का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत छंद में देखते हैं। इंद्र जिमि जम्भ पर बारह, सुअम पर रावण, दशम पर रघुकुल राज है। पौन पारिवाह पर शंभु, रतिनाह पर ज्यो, सहस्रबाहु पर राम द्विजराज है। इसी प्रकार भूषण ने दीपक अलंकार का भी सुंदर प्रयोग किया है। इस अलंकार को इन काव्य पंक्तियों में देखते हैं। कामिनी कांत सो, जामिनी चंद सो, दामिनी पावस मेघ घटा सो, कीरति दान सो, सूरति ज्ञान सो, प्रीति बड़ी सन्मान महासो। भूषण सो तरुणी नलिनी नवपूषण, देव प्रभा सो, जाहिर चाहरी हो और जहान लसे, हिंदुवान खुमान शिवासो। इस तरह भूषण ने अपने काव्य में यमक अलंकार का भी बहुत सुंदर चित्रण किया है। यमक अलंकार का एक उदाहरण है। ऊंच घोड़ मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंच घोड़ मंदिर के अंदर रहाती है। कंद मूल भोग करे, कंद मूल भोग करे, 3 बेर खाती सो तो 3 बेर खाती है। भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, बिजन डुलाती तेवे बिजन डुलाती है। भूषण भनत शिवराज वीर तेरे त्रास, नगन जराती तेवे नगन जराती है। इस तरह यमक अलंकार का हृदयग्राही चित्रण भूषण ने प्रस्तुत किया है। अब जो उनके काव्य की तीसरी विशेषता है वह है शब्द शक्तियाँ। किस तरह उन्होंने शब्द शक्तियों का प्रयोग अपने काव्य में किया है। भूषण की कविता में लक्षणा शब्द शक्ति का भी प्रयोग दिखाई पड़ता है। लाक्षणिक पदावली के कारण उनकी कविता में अर्थवत्ता की वृद्धि हो गई है। मुहावरे एवं लोकोक्तियों का प्रयोग भी उसमें दिखाई पड़ता है, जैसे 100 चूहे खाए के बिलाड़ी बैठी तप को। दूसरा है स्याह मुख नौरंग, सिपाह मुख पियरे। इसी तरह कुछ और है, ऐते पर करती भरोसे करे नाग को।
गई कटिनाक सिर गई दिल्ली दल की। तो इस तरह कुछ लाक्षणिक पदों का प्रयोग करके भूषण ने अपनी शब्द शक्ति का परिचय दिया है। चौथा है छंद योजना। भूषण ने अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। उनकी अधिकतर कविता में मन हरण कवित्व इसका प्रयोग है। उसमें दोहा, छप्पे, हरिगीतिका, मालती, सवैया गीतिका छंदों का प्रयोग हुआ है। छत्रसाल दशक मनहरण कवित्व में है। इसकी कुछ पंक्तियां हैं। गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर, दावा नाग जूह पर सिंह सिर ताज को। एक उदाहरण और द्रष्टव्य है इस प्रसंग में। दशरथ जू के राम वे वसुदेव के गोपाल, सोई प्रगटे साही के श्री शिवराज भुवाल। उनके द्वारा लिखा गया हरिगीतिका छंद का भी एक उदाहरण है इस प्रकार। मणिमय महल शिवराज के, इमि रायगढ़ में राजही, लखी जक्ष किन्नर सुर असुर गंधर्व हौसनी साजही। इस तरह स्पष्ट है कि भूषण प्रतिभा संपन्न कवि थे। उनकी अनुभूति जितनी सशक्त है उतनी ही सामर्थ्य उनकी कला में भी है। उन्होंने ब्रजभाषा की विभिन्न भाषाओं में मेल कर दिया है। इससे उनकी भाषा समृद्ध हो गई है। कहीं कहीं व्याकरण संबंधी त्रुटियां हैं जो उनकी भाषागत स्वतंत्रता की प्रवृत्ति का परिचय है। ऐसा उन्होंने अज्ञानता के कारण नहीं किया है। अपने प्रवाह के अंतर्गत कहीं भी अपने ओज को, अपनी तन्मयता को अवरुद्ध नहीं होने देने के क्रम में इस तरह की विसंगति आ गई है। इसीलिए यदि आलोचकों ने उनकी भाषा को अव्यवस्थित कहा तो उचित ही है। भाषा की दृष्टि से कहीं कहीं यह अव्यवस्था देखने को मिलती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस संदर्भ में कहा है, भूषण की भाषा में ओज की मात्रा तो पूरी है पर वह अधिकतर अव्यवस्थित है। व्याकरण का उल्लंघन प्रायः है और वाक्य रचना भी कहीं कहीं गड़बड़ है। ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। अगला है शीर्षक रस निरूपण। भूषण वीर रस के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। उनका समग्र काव्य वीर रस के स्थायी भाव, उत्साह से परिपूर्ण है। छत्रपति महाराज शिवाजी जब युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं तब संसार की क्या दशा होती है, इसका चित्रण इस छंद में बहुत ही ओजस्वी तरीके से प्रस्तुत किया है कवि भूषण ने। साज चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद गब्बड़न के रलत है। एल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल, गजन की ठेल पेल सैल उछलत है। तारा सुतरनी धूरी धरा में लागत जिमी, थारा पर पारा पारावार यो हलत है। उनके काव्य का अंगी रस वीर है पर और दूसरे रसों का भी उसमें समावेश है जो वीर रस की पुष्टि में सहायक हुए हैं। रौद्र रस, भयानक रस इसी प्रकार के हैं। शिवाजी के उत्कट क्रोध का चित्रण करते हुए उन्होंने रौद्र रस की जो व्यंजना की है उसको प्रस्तुत छंद में देखा जा सकता है। भूषण भनत महावीर बल कन लाग्यो, सारा पाता शाही के उड़ान गए जियरे। तमकते लाल मुख शिवा को निरखी भय, स्याह मुख नौ रंग सिपाह मुख पियरे। विभत्स रस के स्थायी भाव, जुगुप्सा की अभिव्यक्ति युद्ध क्षेत्र के वर्णन में हुई है, जहां आंतों की सारंगी बनाई जा रही है, खाल के मृदंग और खोपड़ियों के मजीरे। इस विभत्स दृश्य को इन पंक्तियों में देखा जा सकता है। आतन की तांतबाजी, खालन की मृदंगबाजी, खोपड़ी के ताल पशुपाल के अखाड़े में। तो इस तरह रसों का हर रस का प्रयोग उन्होंने अपने काव्य में किया है।
अगला है वस्तु वर्णन। भूषण ने अपनी कविता में एक और तो औरंगजेब के उन अत्याचारों का वर्णन किया है जिनसे जनता त्रस्त थी, तो दूसरी ओर शिवाजी की वीरता का वर्णन करते हुए उन्होंने शिवाजी को धर्म रक्षक एवं अत्याचार को नष्ट करने वाला वीर सम्राट के रूप में प्रतिष्ठित किया है। तत्कालीन समाज की जो दुर्व्यवस्था थी, भूषण ने उसका चित्रण बहुत ही कुशलता के साथ किया है। देवल गिरावते फिरावते निशान अली, ऐसे समय रावराने सबे गए लब की, गौड़ा गणपति आए औरंग को देखी ताप, अपने मुकाम सब मारी गए दब की। हिंदुओं के साथ जो भेदभाव औरंगजेब कर रहा था, उसका यथार्थ चित्रण भूषण ने अपने काव्य में किया है। तत्कालीन राजनीतिक स्थिति का निरूपण करते हुए वे कहते हैं कि औरंगजेब के क्रूर शासन चक्र में सब पिस रहे थे, एकमात्र शिवाजी ही ऐसे थे जिन्होंने औरंगजेब जिनसे खौफ खाता था। उनकी वीरता से, उनके उत्साह से औरंगजेब खौफ खाता था, भयभीत था। भूषण ने प्रकृति चित्रण बहुत कम किया है। भूषण ने अपनी अनुभूति को अभिव्यक्ति देने के लिए विभिन्न शैलियों को अपनाया है। कहीं वे वर्णनात्मक शैली का प्रयोग करते हैं, तो कहीं तथ्यों का विवरण प्रस्तुत करते हैं। इसके लिए भी वर्णनात्मक शैली का सहारा लेते हैं। उनकी अभिव्यक्ति काव्यमय थी, अतः उसमें लाक्षणिक शैली एवं आलंकारिक शैली का प्राधान्य दिखाई पड़ता है। इस तरह निश्चय ही भूषण हिंदी साहित्य के अद्वितीय कवि माने जा सकते हैं। भूषण का काव्य अनुपम है और भूषण अद्वितीय है, यह सर्वविदित सर्वज्ञ है, इसमें कहीं भी कोई संशय नहीं है। तो इस तरह आज का जो हमारा व्याख्यान था वह भूषण के काव्य पर निर्धारित था। आज का व्याख्यान अब यहाँ समाप्त होता है।